सबको आवाज जा रहा है? यस सर। लेकिन बाकी लोग का आवाज क्यों नहीं आ रहा? सर 2 ही पार्टिसिपेंट्स जो हैं। हेलो हेलो। हाँ सर। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। देखिए आवाज किसी का नहीं आ रहा, ठीक है? तो आपको जो भी पूछना होगा डाउट आप मुझे लिख के पूछेंगे। यस और सर। लास्ट असाइनमेंट में किसी को डाउट है आप पूछ लीजिए। मैं असाइनमेंट खोल रहा हूँ, ठीक है? यस। यहाँ क्वेश्चन है जो स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन अगर दिख रहा है तो यस लिखिए। स्क्रीन दिख रहा है तो यस लिखिए ताकि आगे कंटिन्यू करूं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो मैं सारे क्वेश्चंस एक बार आपको समझा दूंगा, ठीक है? उसके बाद फिर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको इसमें प्रूफ करना है कि कौन सा लॉ है, विच लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन इज इलस्ट्रेटेड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कार्बन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म 3 कंपाउंड्स। कार्बन जो है सर हाइड्रोजन स्क्रीन कंबाइन में हो दिख रहा रहा है सर। है 3 कंपाउंड बनाने के लिए, ए बी और सी। देखो यहाँ पे हमको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्लियर देखने को मिलता है। हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था कि 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं। स्क्रीन चेंज नहीं हुआ, वो मैं वापस से स्क्रीन आता हूँ फिर वापस से लेके आएंगे। रूपम आपका आवाज नहीं आ रहा, जो भी डाउट है आप रेज हैंड के जगह पे लिख के बताइए। आवाज मुझे नहीं आ रहा रूपम आपका, तो आप लिख के बताइए, रेज हैंड करके काम नहीं चलेगा। हेलो, सर एक बार मीटिंग रिज्वाइन कर मेरा लेते आवाज सुनाई दे रहा है क्या सबको? सुनाई दे रहा है सर। स्क्रीन चेंज, स्क्रीन में वापस से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अगर स्क्रीन आपको दिख रहा है तो यस लिखेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन आपको विजिबल है? ठीक है, स्क्रीन आपको विजिबल है, ठीक है? तो देखते हैं आगे। देखो पहला जो क्वेश्चन है कहता क्या है, कार्बन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म 3 कंपाउंड्स ए बी एंड सी। मतलब हमको 3 कंपाउंड्स मिलेगा, जो तीनों कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो कार्बन और हाइड्रोजन का ही होगा। तो हमको क्लियर यहाँ देखने को मिल रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। कहने का क्या मतलब है कि लॉ क्या कहता है, 2 एलिमेंट जब एक या एक से अधिक कंपाउंड्स बनाते हो तो उनको हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। कब? जब उनका रेशियो एक होल नंबर रेशियो में आना
चाहिए। तो द परसेंटेजेस ऑफ हाइड्रोजन इन ए, बी एंड सी आर 25, 14.3 एंड 7.7 रेस्पेक्टिवली। मतलब इसने लिख रखा है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज चेंज हो रहा है लेकिन कार्बन का परसेंटेज चेंज नहीं हो रहा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें तीनों का रेशियो निकालेंगे और वो दिखाएंगे कि रेशियो होल नंबर रेशियो में है, और तब लिखेंगे सब कि सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमको करना क्या है, सिर्फ तीनों का रेशियो निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 4.9। देखिए रेज हैंड करके कोई फायदा नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही है, तो आपका जो भी डाउट है आप मुझे लिखिए, टेक्स्ट कीजिए। हाँ विपुल बोलिए। सर हेलो। विपुल क्या डाउट है? हाँ सर। जो डाउट है आप लिखिए। ओ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैं सारे क्वेश्चंस को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? सारे क्वेश्चन की समझाऊंगा। आप जब क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे तो आप कंसंट्रेट करेंगे ज़्यादा। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के, ठीक, हमको क्या निकालना है, ऑक्सीजन का मास निकालना। तो ये हमारा बेसिक लॉ है, सबसे इजी लॉ है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों बराबर होना चाहिए। Then question number 3, two compounds each containing only tin and oxygen had the following composition। मतलब दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, जिसमें टिन और ऑक्सीजन को ही सिर्फ यूज किया गया है, उनका परसेंटेज दिया गया है और हमको दिखाना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है या नहीं। तो देखो आप करेंगे क्या इसमें, अभी इसमें कितना है 78.77% और ये है हमारा 21.23%। तो हम क्या करेंगे, इसको परसेंट के जगह पे हम लिखेंगे 78.77 ग्राम और इसको लिखेंगे 21.23 ग्राम, या फिर 78.77 पार्ट्स और 21.23 पार्ट्स। कहने का क्या मतलब है कि जो परसेंटेज है वो बेसिकली 100% ही होता है। हम किसी भी चीज का परसेंटेज 100 में ही निकालते हैं, ऐसा नहीं कि उसको 102% कर दिए या 103 या 150 या 200% कर दिए। हम हर चीज परसेंटेज 100 में ही निकालते हैं। तो इन दोनों को मिला के आपका 100% आना चाहिए। तो ये आपका 78.77 ग्राम हो जाएगा और ये आपका 21.23 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद एक का मास हम फिक्स मानेंगे और दूसरे का मास निकालेंगे, ठीक है? मास फिक्स कैसे करना है, तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ हर किसी का मास अलग अलग है। दोनों कंपाउंड में टिन का मास यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है। ऑक्सीजन का मास यहाँ भी अलग होगा और यहाँ भी अलग होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको 1 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इतना ग्राम रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो 1 ग्राम कितने का साथ रिएक्ट करेगा, वो मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है मैंने, वो आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद से करना है। देन question number 4, illustrate the law of reciprocal proportions from the following data. KCl contains 52% potassium, Ki contains 23.6% potassium, and ICl contains 78.2% iodine। सेम तरीका यूज करना है आपको जो मैंने लॉ में दिखाया था। ट्रायंगल बना के, ट्रायंगल बनाने के बाद आपको K एक पॉइंट पे लिखना है, एक पॉइंट पे आपको I लिखना है, एक पॉइंट पे आपको Cl लिखना है, क्लोरीन। उसके बाद ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज फिर आपको ग्राम में या पार्ट्स में करके लिखना है, 52 ग्राम चाहे 52 पार्ट्स, और उसके बाद उस लॉ को वापस यूटिलाइज करना है। Then question number 5, 2.66 gram chloride of a metal when treated with silver nitrate solution gives 2.87 gram of silver chloride। कहता क्या है, कोई भी एक मेटल क्लोराइड है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। विपुल ये आपका डाउट है, तो जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप लिखते चले जाइए पेपर में। 2.66 ग्राम क्लोराइड ऑफ ए मेटल है तो फॉर्मूला हो जाएगा MCl। हम एक कोई भी मेटल का फॉर्मूला M करके लेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा MCl और उसका वजन हो जाएगा 2.66 ग्राम।
जब हम इसको ट्रीट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, सॉल्यूशन गिव्स 2.87 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। हमको क्या मिल जाएगा? 2.87 AgCl मिलेगा। फिर 3.37 ग्राम ऑफ अनदर क्लोराइड ऑफ द सेम मेटल। ठीक, यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन है, मतलब एक हिस्सा है क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ से दूसरा हिस्सा चालू होता है। क्या कहता है? फिर से उसी मेटल क्लोराइड का दूसरा वजन लिया गया 3.37 ग्राम, और उसमें क्या मिला हमको? 5.7 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मतलब AgCl फिर से हमको मिला। When treated with silver nitrate, show that the results are in agreement with a law of chemical composition। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। तो सबसे पहला चीज कि आपको देखो यहाँ मास दे रखा है, 4 मास है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। मतलब पहला क्या है? 2.66 MCl प्लस AgNO3। ठीक, हमको प्रोडक्ट में क्या देगा? 2.87 सिल्वर क्लोराइड, मतलब AgCl देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला लॉ यूज करेंगे इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, उसके जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हम सेकेंड लॉ के कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, और तब हम चेक करेंगे कौन सा लॉ इसमें लग रहा है। ये प्रूफ करने का इसका तरीका है। Then question number 6, show that the following result illustrates the law of reciprocal proportion। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है या नहीं। तो 0.92 ग्राम Mg प्रोड्यूसेस 1.54 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कहता क्या है? 0.92 ग्राम Mg दिया है और हमको मिल क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कब मिलेगा ये? जब हम इस Mg को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तब। आपका एक एक्सपेरिमेंट था 10th में कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमको MgO मिलता है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट था? ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे है। आपको सिर्फ प्रूफ करना है कि जलने के बाद भी आपको इतना वजन मिल रहा है या नहीं। Then question number 7, hydrogen and oxygen are known to form two compounds। क्या है यहाँ पे? दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। दोनों मिलके दो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें द हाइड्रोजन कंटेंट इन वन इज 5.93% एंड दैट ऑफ द अदर इज 11.2%। अब देखो, इस पर आपको करना कि एक टेबल बनाना है, ठीक ऐसा टेबल जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है। कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद आपको हाइड्रोजन का कंटेंट एक जगह लिखना है और एक जगह, सॉरी, हाइड्रोजन कंटेंट आपको दोनों में दे रखा है, तो एक में आप यहाँ पे हाइड्रोजन कंटेंट लिखेंगे, जो बचा हुआ होगा वो आपको ऑक्सीजन कंटेंट यहाँ लिखना है, और फिर आपको रेशियो निकालना है दिखाने के लिए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है या नहीं। सेम काम करना है, ये ऐसा टेबल बनाएंगे आप। कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद दोनों का परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ दोनों का बचा हुआ परसेंट लिखेंगे, और उसके बाद आप उसका रेशियो निकालेंगे। Then question number 8, which of the following compounds cannot demonstrate the law of multiple proportion। मतलब ये 4 ऑप्शंस है आपके पास, चारों में से कौन सा मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं शो करता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लॉ देखिए, लॉ में एक एग्जांपल मैंने दिया है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, ये दिखाता है CO2 दिखाता है, H2O एंड H2O2 दिखाता है, लेकिन ये नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि यहाँ सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है, लेकिन इसका जो दूसरा एलिमेंट है ये सल्फर है और यहाँ पे फ्लोरीन है, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं दिखा सकता। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिखाने के लिए दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए विथ डिफरेंट कंपोजिशन, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कंपोजिशन, तो हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर टू कंपाउंड्स SnO2, SN जो है वो टिन का, सॉरी टिन का सिंबल है, एंड SnO
what is the whole number ratio of the oxygen of SNO to the oxygen of SnO2, मतलब आपको इसका रेशियो और इसका रेशियो निकालना, O:O2 का रेशियो निकालना है। Does this follow the law of multiple proportions? कहने का मतलब क्या है कि O और O2 का रेशियो निकालने के बाद हम देखेंगे कि होल नंबर रेशियो है या नहीं, उसके बाद हम बताएंगे। अगर होल नंबर रेशियो आता है तो हम कहेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन है, अगर नहीं आता है तो हम कहेंगे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉपर सल्फाइड contains 66.5% copper, copper oxide contains 79.9% copper and sulfur trioxide contains 40% sulfur। अब देखो कॉपर और सल्फर का आपका 3 कंपाउंड है, उसमें आपको कॉपर का परसेंटेज है, इसमें भी कॉपर का परसेंटेज है और इसमें भी कॉपर का, सॉरी इसमें सल्फर का परसेंटेज आपको दे रखा है। तो शो दैट द डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, वो ट्रायंगल में आपको 3 चीज लिखना होगा, कॉपर, ठीक, देन कॉपर ऑक्साइड बना रहा है एक कॉपर सल्फाइड बनेगा और कॉपर ट्राइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। वो आपको तीनों ट्रायंगल के साथ बनाने के बाद फिर आपको रेशियो दिखाना है कि इन दोनों का रेशियो नीचे वाले कंपाउंड के साथ का रेशियो इक्वल है या होल नंबर रेशियो है। अभी किसको कौन से क्वेश्चन में डाउट है? अभी किसको कौन से क्वेश्चन में डाउट है? आप लिख के मुझे बताएं, ठीक है, क्योंकि आवाज मुझे किसी का सुनाई नहीं दे रहा। अगर डाउट नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि मैं फिर आगे के टॉपिक देखूंगा। विपुल के कोई नहीं है और किसी का कोई डाउट नहीं है तो नो लिखे, फिर आगे की लॉस देखेंगे, आगे का टॉपिक देखेंगे। मैं इसका 2 क्वेश्चंस का एग्जांपल आपको दे दूंगा असाइनमेंट का। अगर आपको फिर नहीं, जो आज मैंने बताया अगर नहीं समझ में आता है तो वो एग्जांपल के थ्रू आपको बनाना है, ठीक है। चलिए फिर मैं आगे के टॉपिक्स देखता हूँ। स्क्रीन विजिबल है तो यस लिखिए। स्क्रीन विजिबल है तो यस लिखिए, क्योंकि उसका फिर स्टार्ट होने के बाद कई बार स्क्रीन विजिबल नहीं रहता है। रूपम को विजिबल नहीं है, बाकी लोगों को है। चलो मैं वापस से स्क्रीन चालू करूंगा, फिर से आप यस लिखेंगे, ठीक है, अगर विजिबल होगा तो। स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, चलिए देखिए, मैंने एक टेबल यहाँ बना रखा है। मैंने आपको कहा था कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास का मैं एक टेबल दूंगा आपको, और देखो 30 तक आपको याद होना चाहिए। 30 के ऊपर अगर जाता है क्वेश्चंस तो वहाँ पे एटॉमिक मास प्रोवाइड रहता है, ठीक है, प्रोवाइडेड रहता है क्वेश्चंस में, या फिर एटॉमिक मास ज़्यादातर मतलब कई बार एग्जाम में दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 30 तक एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के साथ लिख रखा है, 30, 31, 32। 32 के बाद वो 42 है, 47 है, 48 है, 50, 79, 80 एंड 82। 30 तक तो आपको याद होना ही चाहिए, और उसके बाद जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चंस में, मैंने उसका लिस्ट डाल रखा है उसके एटॉमिक मास के साथ। कई बार क्या है देखो, जैसे हाइड्रोजन का 1.008 होता है, लेकिन हम लेते हैं 1।
देन हीलियम का 4.003 होता है, लेकिन हम लेते हैं 4। देन लिथियम का 6.941 होता है, इसका हम लेते हैं 7। ठीक, तो जिसका जैसा लिया जाता है मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे नीचे देखिए सोडियम का 22.99 है, लेते हैं 23। इस टाइप से मैंने कई जगह लिख रखा है ऑलरेडी, तो ये आप एक बार याद कर लेंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट लॉ है हमारा गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, कहता क्या है, इन्होंने क्या कहा था कि जो गैसेस हैं या जो लिक्विड्स हैं, स्पेशली गैसेस, वो जब रिएक्ट करते हैं तो वो वॉल्यूम्स में रिएक्ट करते हैं, और वो जो वॉल्यूम्स होता है वो भी एक होल नंबर रेशियो में होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ मैंने दे रखा है 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हमको मिलेगा 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। आप अगर ध्यान लगाएं तो आप रिएक्शन लिखते हो 2H2 प्लस O2, हमको मिलता है 2H2O। ठीक है, ये जो रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 हमको मिलता है 2H2O। ठीक है, तो ये कहता क्या है, द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर to form other gases, and when all volumes are measured at the same temperature and pressure, the ratio between the volumes of the reactant gases and the gaseous products कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब हम जब गैस की बात करें तो हम गैस के टाइम पे स्पेशली वॉल्यूम की बात करते हैं, क्योंकि गैसेज एग्जिस्ट इन वॉल्यूम्स। हम गैस को किसी भी चीज़ में रखें तो वो उसके पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये लॉ कहता क्या है कि जो गैसेज हैं, गैसेज जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो वॉल्यूम्स के होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, और हमको क्या मिल रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जो रेशियो होगा वो 2:1:2 का हो जाएगा। 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड अगेन 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको हम मोलर रेशियो भी कहते हैं। मोलर रेशियो कहने का क्या रीजन है कि हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, गैस है यहाँ मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए इसको हम मोलर रेशियो भी कहते हैं। एक और एग्जांपल दिखा रखा है मैंने कि नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम लिया, हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम लिया, तो हमको मिलता है 2 वॉल्यूम NH3 अमोनिया का। ये रिएक्शन आप सबने पहले कई बार यूज किया भी है कि N2 + 3H2 gives 2NH3। तो इसका जो वॉल्यूम्स का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1:3 और 3:2, 1:3:2। ठीक है, तो ये लॉ कहता क्या है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, लॉ कहता क्या है कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक खास वॉल्यूम में रिएक्ट करते हैं, और वो वॉल्यूम्स आपस में एक होल नंबर रेशियो में होता है। जैसा पहला एग्जांपल में दिया गया है, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का और 2 वॉल्यूम वाटर मिल रहा है। दूसरे एग्जांपल में 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन है, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, तो हमको 2 वॉल्यूम अमोनिया मिलता है, और इसका जो रेशियो है 1:3:2 का होता है। देन नेक्स्ट लॉ है एवोगाड्रोस लॉ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट लॉ है एवोगाड्रो लॉ, और इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जो आप पढ़ते हो एवोगाड्रो नंबर, वो इन्होंने ही दिया था। ये लॉ कहता क्या है कि अगर इक्वल वॉल्यूम लिया जाए गैसेस का, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर इक्वल वॉल्यूम लिया जाए गैसेस का एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उन गैसेस का सब बराबर होगा। जैसे यहाँ 3 एग्जांपल है, हीलियम, नाइट्रोजन एंड मीथेन। तो इसका जो वॉल्यूम लिया गया है वो 22.4 लीटर लिया गया है, इसका भी 22.4 लीटर लिया गया है, इसका भी 22.4 लीटर लिया गया है, और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है, तीनों का कांस्टेंट है 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस। तो लॉ कहता क्या है कि अगर गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लिया जाए, मतलब बराबर वॉल्यूम लिया जाए सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उन गैसेस का वो सब बराबर होंगे। तो यहाँ 3 गैस है, तीनों का वॉल्यूम बराबर है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन मास अलग अलग है। देखिए 4 ग्राम, 28 ग्राम, 16 ग्राम,
ठीक। यहाँ जो मास लिया गया है ये इनका मॉलिक्यूलर मास लिखा गया है। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 4, नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा और CH4 का हो जाएगा 16। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है लॉ कि अगर वॉल्यूम सेम है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मास चाहे कुछ भी हो उसका नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे। मतलब ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। तो ध्यान देने योग्य क्या है कि ये जो पांचवा लॉ है और जो छठा लॉ है ये दोनों गैस से संबंधित रखते हैं, जिसमें से पांचवा लॉ क्या कहता है कि अगर वॉल्यूम में गैसेस को लिया जाए तो उसका जो रेशियो होगा वो एक होल नंबर रेशियो होगा। और छठा लॉ क्या कहता है कि अगर वॉल्यूम सेम हो गैसेस का और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया जाए तो जो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो बराबर होंगे। ये छठा लॉ कहता है एवोगाड्रो लॉ। क्या है डेफिनेशन? एवोगाड्रो प्रपोज दैट एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस at the same temperature and pressure contains equal number of molecules। ये इसका डेफिनेशन है। द नेक्स्ट है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ आपका सारे लॉज खत्म होते हैं एवोगाड्रोस के, ठीक है। सॉरी एवोगाड्रो नहीं, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के सारे लॉज खत्म होते हैं। अब हम चले आते हैं नेक्स्ट नई चीज में। सबसे पहला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने सबसे पहले एटम्स के बारे में बताया था, एटम्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते। यहाँ तोड़ने का मतलब क्या है कि एटम्स के अंदर हम नहीं जा सकते। एटम्स आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम सबसे छोटा चीज है और एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये थ्योरी इनकी बाद में फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, एटम्स के बाहर नहीं। उस टाइम इन्होंने सिर्फ एटम डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया था। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ऑल द एटम्स ऑफ a given element have identical properties including identical mass। किसी भी एलिमेंट का सारे एटम्स का जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा और उसका मास भी सेम होगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स मिलके हाइड्रोजन बनाते हैं। तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन का जितना भी एटम्स होगा सबका प्रॉपर्टी सेम होगा और सबका मास 1 ग्राम ही होगा। उसके बाद क्या कहता है? हाउएवर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट मास। मतलब अगर दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट लिया जाए, जैसे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, तो इन सबका मास अलग अलग होता है। थर्ड पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो। जैसे कंपाउंड कब बनेगा? आपका H2SO4 बन गया, KCl सॉरी MgSO4 बन गया या Al2SO4 बन गया। तो ये सब जो कंपाउंड्स हैं ये कब बनेंगे? जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आके जुड़ेंगे तब बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। These are neither created nor destroyed in a chemical reaction। ये जो चौथा पॉइंट है ये पॉइंट हमको बताता है फर्स्ट लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ना ही मास खत्म हो सकता है और ना ही एनर्जी, वो सिर्फ कन्वर्ट हो सकते हैं एक से दूसरे फॉर्म में। तो सेम चीज केमिकल रिएक्शन में होता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये रिएक्शन देखिए, दो हाइड्रोजन लिया हमने, एक ऑक्सीजन लिया और हमको क्या मिल रहा है? H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होने के बाद, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होने के बाद H2O दे रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन रहा है। रिएक्टेंट में पुराना बॉन्ड टूट रहा है और प्रोडक्ट में एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो डाल्टन्स का जो फोर्थ पॉइंट है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट इसी चीज को समझाता है कि एटम्स जो है वो ना ही बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, वो सिर्फ अपने पुराने बॉन्ड्स को तोड़कर नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं।
अभी तक किसी को डाउट है कोई पॉइंट में? नो सर। किसी को डाउट है तो आप लिखिए, मुझे आवाज किसी का आ नहीं रहा है। विपुल का कुछ नहीं, और किसी का? बाकी लड़की लोग, रूपम, खुशबू, राम? चलो ठीक है, फिर मैं आगे देखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एटम। हमने एक चीज जाना है कि एटम जो है अभी तक में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। एटम से छोटा कुछ भी नहीं, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक। लेकिन मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहिए, चाहे मॉडर्न थियरी कहिए, वो क्या कहता है कि एटम से भी छोटे छोटे हिस्से हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमने यहाँ तक पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एटम से छोटे छोटे हिस्से हैं और इससे छोटा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद के भी कॉन्सेप्ट हैं जो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे छोटे चीज़, अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर जाएं तो उसके अंदर भी हमको और भी छोटी चीज़ मिलती है और छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, जिनको इलेक्ट्रिनो कहा जाता है, न्यूट्रिनो कहा जाता है या पॉजिट्रिनो कहा जाता है, ठीक है। तो atoms are the smallest particle of the element which may or may not have independent existence। कहता क्या है कि एटम सबसे छोटा है, या तो वो अकेले पाया जाएगा या फिर किसी के साथ कॉम्बिनेशन में पाया जाएगा। सेकंड पॉइंट, अर्लियर थॉट shows atoms are indivisible but modern approach shows that atoms have subatomic particle। मतलब पहले ये माना जाता था कि एटम से छोटा कुछ नहीं, लेकिन अब क्या है कि एटम से छोटी चीजें भी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेकेंड है आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल जो है ये भी सबसे छोटे सब्सटेंस होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो अकेले पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाम देखिए, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। होमो का मतलब होता है सेम चीजों वाले, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग चीजों वाले, ठीक है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वैसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेम एटम से बने हैं, और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वैसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अलग अलग एटम से बने हुए हैं। एग्जाम्पल देखिए, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर। देन हेट्रोएटॉमिक का एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपका एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? तो एटॉमिसिटी बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स को बताता है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है वो बताता है। जैसे एग्जांपल लीजिए H2SO4। तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4। ठीक है, ये होता है एटॉमिसिटी। डेफिनेशन क्या है? एटॉमिसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट कंस्टिट्यूट ए मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटम्स लगे हैं उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 is composed of 2 oxygen atoms, so atomicity of oxygen is 2. On the basis of atomicity molecules can be classified as। एटॉमिसिटी के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल या मोनो एटॉमिक कहिए, ये वैसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक ही एटम से बने हैं, जैसे कि हमारा नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो है वो मोनो एटॉमिक कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि नोबल गैसेस का सभी इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड रहता है। आपने पढ़ा है नोबल गैसेस के सभी इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड होते हैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से। इसके 8 इलेक्ट्रॉन भरे होने के कारण ये किसी दूसरे एटम के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं पाया जाता, ये अपने एक ही एटम में पाया जाता है। देन सेकंड,
डाई एटॉमिक, इसमें वैसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसमें 2 एटम्स पाए जाते हैं, जैसे H2, N2, O2। उसके बाद है आपका ट्राई एटॉमिक, इसमें वैसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसमें 3 एटम्स पाए जाते हैं, O3। देन पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक में वैसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें 3 से अधिक एटम्स पाए जाते हैं, जैसे P4, S8। आपको एक बात बता दूं, फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 में एग्जिस्ट करता है। सल्फर का जो स्ट्रक्चर है वो राजा के मुकुट के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्राउन स्ट्रक्चर कहते हैं। ध्यान रखिए, सल्फर का स्ट्रक्चर राजा के मुकुट के जैसा होता है, क्राउन स्ट्रक्चर कहते हैं उसको। और उसका दूसरा नाम है पक्कड़ स्ट्रक्चर। आप सबने प्लास देखा है घर में, वो प्लास जिससे हम तार वगैरह काटते हैं, वायर कटिंग के लिए जो प्लास यूज करते हैं, उस प्लास के जो दांत होते हैं जहाँ पे आप वायर को कटिंग करते हो, उस दांत को पक्कड़ कहा जाता है, और उसका ही वैसा ही स्ट्रक्चर इस सल्फर का होता है। Then all metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together। कहने का क्या मतलब है, वैसे एलिमेंट्स जो बहुत हेवी स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक है, तो इन सब के साथ होता क्या है कि हम इनकी एटॉमिसिटी नहीं बता सकते आराम से, तो इनकी एटॉमिसिटी यूजुअली 1 मान ली जाती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से बना हुआ है, कार्बन से, इसमें और कुछ पाया नहीं जाता। इस वजह से इसको हम एटॉमिसिटी 1 में डाल देते हैं। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ 30 एलिमेंट, स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट है, 30 एलिमेंट का मैंने एटॉमिसिटी दे रखा है कि किस एलिमेंट का कौन कितने एटॉमिसिटी में पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का 2 हो गया, हीलियम 1, लिथियम 1, इस टाइप से सबका मैंने आपको यहाँ दे रखा है। तो आपके पास 2 लिस्ट है, एक एटॉमिसिटी का लिस्ट, ये आपको याद करना नहीं है, ध्यान रखना है, और एक लिस्ट है आपके पास ये एटॉमिक मास का लिस्ट, ये आपको याद करना है बकायदा। ठीक है, उसके अलावा 2 लॉज है। किसी को डाउट है किसी चीज में? नो सर। नो सर। किसी को डाउट है किसी चीज में? देखो आज मैं आपको जो लास्ट के 2 लॉज है उसके ऊपर कोई असाइनमेंट नहीं दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर असाइनमेंट जो है वो आपको आगे के चैप्टर, आगे के टॉपिक्स में मिलेंगे, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आगे पढ़ाना है मुझे। ओके, तो आप जो नोट्स मैं डालूंगा वो नोट्स आप पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, आपको किताब मैंने अपलोड किया है व्हाट्सएप पे, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, और ओपी टंडन मैंने अपलोड किया है, तो आप एक बार किताब देख लें। मैं बेसिकली ओपी टंडन से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, आप एक बार देख लेंगे, हो सके तो आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे पढ़िए। यस सर। और जो लास्ट असाइनमेंट है आपका, वो असाइनमेंट का मैं एक सैम्पल सोल्यूशन डालूंगा, आप उसको देख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यस बाय सर।